देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले फील्ड में प्रवास के बारे में और स्थानांतरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमारे बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे प्रवास स्थानांतरण के प्रकार। और इससे पहले हमने प्रवास के बारे में जान लिया था और प्रवास के जो बिंदु थे 5 बिंदु उनका अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारे इस कालांश में हम पढ़ेंगे प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार। प्रवास या स्थानांतरण के प्रकार। और मोटे तौर पर स्थानांतरण को मोटे तौर पर हमारी बुक्स में 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। और दूसरा है, पहला और दूसरा देखिएगा, अंतरदेशीय स्थानांतरण। स्थानांतरण ये 2 क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण किसे कहते हैं। परीक्षा में 100% 2 नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, हमेशा पड़ता है। और बोर्ड की क्लास में स्टूडेंट्स से जहाँ तक की संभावना जताई जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्तमान इसी समय अब 12th 12वीं क्लास का भूगोल का पेपर चल रहा है। क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा बच्चों को नुकसान जरूर होगा। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण देखिए 2 स्थितियां हैं हमारे सामने। एक तो होता है देश, एक देश, या अपन बोलेंगे दूसरे का में लिखेंगे महाद्वीप। क्या लिखेंगे? महाद्वीप। तो देखिए ऐसा स्थानांतरण या ऐसा प्रवास क्या होगा? ऐसा स्थानांतरण या ऐसा प्रवास जो एक देश से दूसरे देश के मध्य होता है। एक देश से और क्या हो जाएगा? दूसरे देश के मध्य होता है। या यूं कहें कि वह प्रवास जो एक महाद्वीप से और दूसरे महाद्वीप के बीच होता है, ऐसा प्रवास, ऐसा स्थानांतरण क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आपको एकदम सरल परिभाषा है कि वह प्रवास जो किसी एक देश से दूसरे देश के मध्य या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं? स्थानांतरण या प्रवास बोलते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम लगा सकते हैं। उदाहरण के द्वारा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एशिया महाद्वीप में रह रहा है और एशिया से और वो कहाँ प्रवासित हो जाता है? वो जाता है यूरोप में। कहाँ हो जाता है? यूरोप में। या यूरोप का कोई व्यक्ति है और वो एशिया में चला जाता है, तो वो क्या बोला जाएगा? महाद्वीपीय अंतरराष्ट्रीय प्रवास या महाद्वीपीय स्थानांतरण बोला जाएगा। इसी क्रम में मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जो क्या है? भारत का है, मूल निवासी क्या है? भारत का है और एजुकेशन या अपने व्यापार के लिए वो कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है। तो वो प्रवास भी क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसमें आपको सीधा ही है कि ऐसा स्थानांतरण या स्थानांतरण का वह स्वरूप, शुद्ध भाषा में लिखेंगे, स्थानांतरण का वह स्वरूप जो एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है, ऐसा प्रवास, ऐसा स्थानांतरण अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण क्या हो जाएगा? अंतर्देशीय स्थानांतरण। तो ये देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण है वो देश के अंदर होने वाले प्रवास, यानी इसमें आ जाएगी एक राज्य से
प्रवास को क्या बोलते हैं? अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। तो इसमें तो व्यक्ति क्या थी, देश की बात आ रही थी और महाद्वीप की बात आ रही थी। अब इसमें जो स्वरूप होगा, प्रवास का जो स्वरूप होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राज्य स्तरीय प्रवास और एक हो जाएगा स्थानीय प्रवास। क्या हो जाएगा? स्थानीय प्रवास। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान का कोई निवासी है और वो कहाँ प्रवासित हो जाता है? महाराष्ट्र में प्रवासित हो जाता है, तो वो किस क्रम का प्रवास हो गया? वो हो गया अंतर्देशीय प्रवास। स्थानीय प्रवास होते हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे कि छोटे जो क्या होते हैं, छोटे जो शहर पिछले पीरियड में भी हमने पढ़ा था। छोटे शहर या कस्बे या गांव से बड़े शहरों की ओर जाकर प्रवासित होना स्थानीय प्रवास कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अंतर्देशीय स्थानांतरण की परिभाषा हो गई। एक ही राज्य में देश के जो विभिन्न राज्य होते हैं और उन राज्यों का दूसरे राज्य में प्रवासित होने की जो प्रक्रिया है, उसको अंतर्देशीय स्थानांतरण कहते हैं। अंतर्देशीय स्थानांतरण के जो स्वरूप है वो राज्य से राज्य में, जैसे राजस्थान से महाराष्ट्र में, या छोटे शहरों से बड़े शहरों में, या गांव से शहरों में जाना स्थानीय प्रवास के क्या हो गए? उदाहरण। कहने का तात्पर्य हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में तो इकाई क्या हो गई? देश और महाद्वीप इकाई हो गई, और अंतर्देशीय स्थानांतरण की इकाई हो गई स्थानीय प्रवास या राज्य स्तरीय प्रवास। तो मुख्य तौर पर प्रवास या स्थानांतरण के कितने प्रकार बता दिए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतर्देशीय स्थानांतरण। अब प्रवास के परिणाम क्या पढ़ेंगे से? प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम यानी जब व्यक्ति या मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है अर्थात प्रवासित हो जाता है, तो उसके क्या परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं? तो सबसे पहला परिणाम है जनसंख्या का असंतुलन। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का असंतुलन। जनसंख्या का असंतुलन, ठीक है। यानी इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब अधिकांश व्यक्ति किसी शहर में जाकर बसने लग जाते हैं, तो उसे उस क्षेत्र में जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो जाता है। और असंतुलन के लिए मान लीजिए एक शहर है, छोटा शहर है, जैसे हम बात करेंगे इसकी गांव की बात करेंगे, ये क्या है? गांव है, गांव के निवासी हैं और गांव में जनसंख्या क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और सारे के सारे निवासी और जाकर कहाँ बसने जाए? किसी शहर में बस जाए, तो शहर में क्या हो जाएगा? जनसंख्या का प्रेशर अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का प्रेशर अधिक हो जाएगा और यहाँ की जो जनसंख्या वो क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। यहाँ की जनसंख्या अधिक मिलेगी। इसके कारण गांव और क्या हो जाएगा? शहर में स्थिति किसकी पैदा हो जाएगी? असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी जनसंख्या में असंतुलन हो जाएगा, लगातार गांव की जनसंख्या घट जाएगी और शहरों की जनसंख्या में प्रेशर देखा जाएगा। तो ये हो गया जनसंख्या का असंतुलन। और इसी क्रम में हम अगला जो बिंदु पढ़ेंगे, कौन सा? प्रवास के परिणाम। तो अगला है संस्कृति पर प्रभाव। संस्कृति पर प्रभाव। तो देखिए, विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग जब अपने मूल स्थान
को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे क्या करते हैं, अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ पाते हैं और इसी के अनुसार वहाँ जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों पर उस संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर बोलेंगे, जैसे भारतीय संस्कृति में क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है वो भी क्या है, देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी काल के उदाहरण लगा लें, मुगल काल के उदाहरण लगा लेंगे, चाहे आप मौर्य काल के उदाहरण लगा लो, चाहे वो आप आदिकाल में चले जाओ, किसी भी काल में जाओगे तो जो भी जातियां भारत में समय समय पर जो जातियां आई, उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ा है और संस्कृति के अनुसार वहाँ की जो शैली, वहाँ की जो भाषा आदि में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है और उनकी छाप आज भी देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि लंबे समय पर हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम रहा, इसलिए आज भी अंग्रेजों की जो शैली है, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है, वो भारतीयों में प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। अगला जाएगा क्या है, बेरोजगारी। अगला जाएगा बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी क्या है, प्रवास का प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि लोगों को आजीविका के लिए संसाधन नहीं मिलते हैं तो उनको अपने मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब किसी शहर में जनसंख्या का दबाव अत्यधिक हो जाता है तो वहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अपन आज बात करें, क्या करें, भारत के जैसे बिहार राज्य की बात करें, क्या करें, बिहार की बात करें, हम यूपी की बात करें, हम पश्चिमी बंगाल की बात करें या हम बात करें उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा और बिहार में आज भी बेरोजगारी अत्यधिक है। इसलिए वहाँ के प्रवासी व्यक्ति भारत के अन्य राज्यों में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो बेरोजगारी जो फैक्टर है वो भी क्या करता है, प्रवास को प्रभावित करता है। अगला हो जाएगा तकनीकी। ये तकनीकी है, ये टेक्निकल है, ये भी क्या करता है, इसके लिए भी व्यक्ति को प्रवासित होना पड़ता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या हम ये कहें कि छोटे जो शहर होते हैं उन शहरों में टेक्निकल जो एजुकेशन होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, उसका अभाव मिलता है और स्टूडेंट्स अपने उज्जवल भविष्य के लिए जब तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने के लिए उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है और बड़े शहरों में जाना पड़ता है तो वो भी एक किसका परिणाम हो गया, प्रवास का ही परिणाम माना जाता है। और व्यक्तियों को सारी टेक्निकल सुविधाएं जहाँ पर मिल जाते हैं वो वहाँ का स्थायी प्रवासी बन जाता है। अब प्रवास की समस्या आज भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि विभिन्न राज्यों के जो मजदूर थे वो विभिन्न राज्यों में जा रहे थे। कोरोना महामारी, कोरोना जो संकट आया और उससे चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो उसके सबसे बड़ी समस्या यही आई कि मजदूरों को किस तरह से, प्रवासित जो मजदूर हैं उनको किस तरह से उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो तकनीकी है, कहने का तात्पर्य होगा तकनीकी है, ये भी प्रवास को प्रभावित करती है। और अगला जो फैक्टर है वो रहन सहन या बोलेंगे कि अपनी मूल छाप, क्या बोलेंगे, मूल छाप आदि चीजें हैं वो भी प्रवास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि ये जो सब चीजें हैं वो क्या करेंगी, प्रवास को प्रभावित करती हैं। अब स्टूडेंट्स इसी क्रम में हम देखेंगे तो ये तो क्या हो गए, प्रवास की स्थितियां हो गई है। और अब हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक। क्या पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानव विकास सूचकांक है वो हमारा क्या है, फैक्टर बड़ा होता है और उसको समझने के लिए ये 1 नंबर का प्रश्न है बोर्ड की क्लास में, 1 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर क्या है। चाहे आप आज का पेपर उठाकर देख लीजिएगा तो मानव विकास संकल्पना हमारा बिंदु है, मानव विकास
संकल्पना। संकल्पना देखिए, मानव विकास की संकल्पना है वो एक निश्चित समय का परिणाम नहीं है, लंबे समय की प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि मानव है वो अपने विकास के लिए विभिन्न आयाम अपनाता है, विभिन्न संसाधन अपनाता है, और वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की तीव्र गति से विकास के संसाधन जुटाता है। तो ये हो गया मानव विकास संकल्पना। और मानव विकास संकल्पना है, एक होता है HDI। क्या होता है? HDI, मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं जिसको? मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। H ह्यूमन, D से डेवलपमेंट और I से इंडेक्स। ये कई बार एक नंबर का या आधा नंबर का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। HDI का फुल शब्द लिखिए, संपूर्ण शब्द बनाइए है या पूर्ति कीजिए। तो H से बनेगा ह्यूमन, जिसका अर्थ मानव, और D से डेवलपमेंट, जिसका अर्थ विकास, और I से इंडेक्स सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक मंत्रालय है, ये समय समय पर मानव विकास के आंकड़े क्या करता है? जारी करता है, प्रकाशित करता है। और ये जो प्रकाशित करता है, तो हमारी सिलेबस में, हमारी किताब में जो आंकड़े दिए गए हैं वो 1996 की रिपोर्ट के छापे गए हैं। उसके अनुसार मानव जो विकास है वो 96 के, और एक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 2013 के। तो हमारी बुक में ये आंकड़े गए, तो ये तो इसमें कोई ध्यान देना नहीं। 96 के तो लेटेस्ट आंकड़े हमारी बुक में 2013 के भी रखे हैं। क्या है? 2013 के। तो 2013 के अनुसार, यानी पहले का मतलब हो गया कि संकल्पना, मानव विकास की जो संकल्पना है वो HDI, मानव विकास सूचकांक ने कब जारी की? 2013 के अनुसार मानव, ठीक है, 2013 के अनुसार मानव जो विकास सूचकांक है उसका प्रारूप दे रखा है। प्रारूप, मानव विकास प्रारूप, मानव विकास प्रारूप। और प्रारूप कब का हो गया? ये नवीनतम 2013 का ये रखा है, 2013 का ये रखा है, और इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, और वो हमें याद करनी पड़ेगी। और ये जो प्रारूप जारी करता है, इस प्रारूप को प्रकाशित जो करता है, और वो क्या क्या माना जाता है? अभी अभी बताया था, HDI, मानव विकास सूचकांक द्वारा ये आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। उसमें पहला जो दे रखा है वो उच्च मानव विकास वाले, उच्च मानव विकास श्रेणी, पहली श्रेणी दे दी। प्रारूप में पहली श्रेणी दे दी उच्च मानव विकास की श्रेणी। इसी क्रम में दूसरी जो श्रेणी दे दी, दूसरी जो श्रेणी दे दी मध्य मानव विकास श्रेणी। दूसरी श्रेणी दे दी मध्य मानव विकास श्रेणी। और तीसरी जो श्रेणी दे दी, थर्ड जो श्रेणी दे दी है वो निम्न मानव विकास श्रेणी। 3 श्रेणियां, यानी क्या होगी? 2003 के प्रारूप के अनुसार मानव विकास की कितनी श्रेणियां होंगी स्टूडेंट्स? 3 श्रेणियां होंगी। अब पहली श्रेणी है, पहली श्रेणी में जो विकास सूचकांक होता है वो 0 पॉइंट कितना होगा? 0.71 से अधिक है। क्या है? 71 से अधिक मिलता है।
ठीक है, कहने का मतलब है उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देशों का मानव विकास सूचकांक मिलेगा 0.71 से अधिक मिलेगा। और इसमें जो कुल देश हैं वो कुल देशों की संख्या बताई गई है 94। कितने बताई गई है? 94 बताई गई है। और 94 में सबसे 1 नंबर पर है, जैसे 2 के नाम आप लिखने पड़ेंगे हमें, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया है। यानी सब 2013 के अनुसार सबसे उच्च सूचकांक वाला जो देश है वो क्या हो जाएगा? नॉर्वे, जिसका है 0.95। ये क्या है? नॉर्वे का है 0.955। ये हो गया नॉर्वे का। किसका हो गया? नॉर्वे का। इसी क्रम में अपन देखेंगे किसका? ऑस्ट्रेलिया का 0.938। ये किसका हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो ये हो गया मानव विकास उच्च विकास वाले। अब इसके पश्चात हमें पढ़ेंगे मध्यम, और मध्यम की जो कैटेगरी है, मध्यम श्रेणी विकास सूचकांक की जो कैटेगरी है वो 0.5 से लेकर और 0.70 के मध्य मानी जाती है। और कुल देशों की संख्या क्या जाएगी? कुल जो देश हैं, कुल देश आ जाएंगे इसमें जैसे इसमें कितने थे? 94 देश थे। कितने देश थे? 94। और इसमें कुल देश हो गए 47। और 47 में आप उदाहरण लगा सकते हैं चीन का, आप उदाहरण लगा सकते हैं भारत का उदाहरण लगा सकते हैं। अब इसी क्रम में निम्न मानव विकास श्रेणी में और विकास सूचकांक मिलेगा 0.5 से कम मिलेगा। 0.5 से कम मिलेगा। और इसमें कुल जो देश हैं, कुल देशों की संख्या कितनी बताई गई है? 45 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 45। यानी निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत कुल देशों की संख्या क्या बताई गई है? 45। और इसमें कांगो है, इसमें सूडान है, लिख देंगे अपन में क्या हो जाएगा? कांगो और सूडान जैसे देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप भली भांति समझ लीजिएगा कि 2013 के अनुसार मानव विकास प्रारूप को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। और उसमें पहली जो श्रेणी है वो उच्च मानव विकास श्रेणी आ गई, जिसके अंतर्गत जो सूचकांक है वो 0.71 से अधिक पाया जाता है। और इसके अंतर्गत संसार के वे देश आते हैं जिसका मानव विकास सूचकांक है वो अधिक मिलता है। और इसमें कुल देशों की संख्या 2013 के आंकड़ों के अनुसार 94 बताई गई है। और सबसे अधिक 1 नंबर पर पायदान पर रखने वाला देश है नॉर्वे, जिसका मानव विकास सूचकांक बताया गया है 0.955। और दूसरा जो देश है वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसका मानव विकास 0.938 बताया गया है। इसी क्रम में दूसरी जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी? पहले तो उच्च मानव विकास श्रेणी हो गई और दूसरी मध्य मानव विकास श्रेणी हो गई। मध्य मानव विकास श्रेणी हो गई। और मध्य मानव विकास श्रेणी में जो सूचकांक है वो 0.5 से लेकर 0.70 तक माना जाता है। और इसमें कुल देशों की संख्या 47 बताई गई है। और इसमें भी अपन उदाहरण स्वरूप दो याद करने पड़ेंगे। अपन चीन को याद रख लेंगे, भारत को भी रख लेंगे। लगभग ये मानना एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनका विकास सूचकांक है वो मध्य श्रेणी में माना जाता है। इसी क्रम में तीसरा अपन पढ़ेंगे निम्न, क्या हो जाएगा? निम्न मानव विकास श्रेणी। और इसके अंतर्गत सूचकांक बताया गया है 0.5 से भी कम। 0.5 से भी कम में सूचकांक मिलता है। यहाँ पर जो कुल देशों की संख्या है वो कितनी बताई गई है? 45 बताई गई है।
कुल देशों की संख्या 45 बताई गई है। और उदाहरण स्वरूप इसमें भी हमें क्या याद रखने पड़ेंगे, कांगो और सूडान को भी याद रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें घबराने की आवश्यकता है नहीं, परीक्षा में प्रश्न निश्चित आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो जो हमने प्रवास या स्थानांतरण या यूं कहें प्रवास की संकल्पना आदि के बारे में हमने पूर्णतः इस पाठ में अध्ययन कर लिया है। फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकता है हम यही आशा करेंगे कि हमारी क्लासेज अति शीघ्र ही ऑनलाइन से बजाय ऑफलाइन चालू हो जाए और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। धन्यवाद।